हेलो स्टूडेंट्स। कल आपका मैथ्स 1 का पेपर है। इसके पहले हमने एक और वीडियो डाला था जिधर हमने चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। ये सेकंड जो अभी हम सेशन अरेंज करें इसमें हम देखेंगे कि जो चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन है वो हम थोड़ा देर सॉल्व करके देखेंगे। कल आपका पेपर है तो आप थोड़ा इसमें गो थ्रू कीजिए, आपको मिल जाएगा कि चेकलिस्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का उधर एक आइडियली कमेंट था कि आपको जो क्वेश्चन है वो नंबर्स मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से थोड़ा गो थ्रू करना था, तो इसीलिए हम एक और ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, जो 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो आप कल पेपर है तो आज थोड़ा उसमें गो थ्रू कीजिए और थोड़ा देखो कि आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, आइडियली 3 या 4 टॉपिक फर्स्ट लेसन में आएंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आइडियली प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था कि एमसीक्यू से शुरुआत होता है, वो आइडियली 5 to 6 क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्वैप फंक्शन वाले न्यूमेरिकल, दैट इज स्वैप इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल जिसमें आपका क्रॉस कोएफिशिएंट वाला केस रहेगा, क्रैमर्स रूल वाला एक न्यूमेरिकल। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक एमसीक्यू उसके ऊपर बन सकता है जो इधर हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं कि क्या है। ठीक है, आइडियली ग्राफिकल मेथड तो आपको सबको आता है। इधर मैं आज ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आपको मालूम है कि जब आप ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करते हो, ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करने के बाद 2 लाइंस का जो आइडियली सिनारियो बनता है वो 3 केस में डिवाइड हो सकता है। 3 केस कौन से? फर्स्ट केस हो सकता है कि आपकी जो 2 लाइंस बने हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, और स्पेसिफिक पॉइंट पे सपोज वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उधर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या बनता है कि आप सबको मालूम है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइडियली आपको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है और द इक्वेशन जो भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके यूनिक सोल्यूशन रहने वाले। लेकिन एमसीक्यू बन सकता है इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, एक न्यूमेरिकल है आपके पास जिधर आपको दिया था चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, और इधर 2 इक्वेशन दिए। फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दूसरा इक्वेशन है mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, देखो कि आपके पास 2 इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ x है इधर a, कोएफिशिएंट ऑफ y है इधर b। सेम आपके पास जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है उधर भी कोएफिशिएंट ऑफ x इधर a1 लिया है हमने और y का रहता है b1। तो सपोज मैंने यही केस इधर मैच करने का ट्राई किया, तो फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a अपॉन में रख रहा हूँ, इधर a2 है, मतलब वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 2 का है, राइट। सो इधर मैंने देखा तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या है, m, तो मैं बना रहा हूँ am अपॉन y के कोएफिशिएंट है b एंड n रिस्पेक्टिवली, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। तो इधर पूछा है नॉट इक्वल टू का केस में डाल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, an नॉट इक्वल टू bm। अभी यही वो केस है बराबर, an नॉट इक्वल टू bm, मतलब ये जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन की तरफ, तो इधर आंसर आने वाला है आपका यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो सिंपल ध्यान में रखो कि ये आता है तो आपको मालूम ही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है आपके पास तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं, एंड आइडियली पैरेलल है तो इक्वेशन का कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन इतना न्यूमेरिकल जो आएगा एमसीक्यू सपोज आता है तो ये आइडियली कंडीशन के हिसाब से बनेगा। तो कंडीशन में ध्यान में रखो तीनों रेशो इक्वल है, तीनों मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट का रेशो, तो मेनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हम डिस्कस करें, एंड सपोज पहले 2 आपको दिया है कि पहले 2 कोएफिशिएंट्स ऑफ उसका रेशो सपोज इक्वल है, दैट इज x का कोएफिशिएंट a1 a2 एंड y का कोएफिशिएंट b1 b2 इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट का रेशो के साथ इक्वल नहीं है तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। 3 केस में से आपको बन सकता है कोई एक आइडियली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे हमने एक न्यूमेरिकल देखा है, ये छोटा न्यूमेरिकल था, मे भी आने के चांसेस है, तो इसको थोड़ा डिस्कस किया है। और थोड़ा हम देखते हैं जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है उसमें आई होप कि आपका अभी प्रिपरेशन नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हुआ रहेगा कि कोएफिशिएंट इक्वेट कैसे करना है, उसके बाद उसको एलिमिनेट कैसे करना है, एलिमिनेट करने के बाद वैल्यू पुट कैसे करना है। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है वो आइडियली हमारा है स्वैप इक्वेशन के कैटेगरी में। अभी स्वैप इक्वेशन मतलब क्या कि
दो मेरे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन में थोड़ा लिखता हूँ फिर से एज अ गिवन, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इधर मेरे पास जो इक्वेशन है वो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। इसके पहले एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, उधर मेंशन किया था कि आइडियली इस टाइप के इक्वेशन में जैसे ही इक्वेशन आपके पास आता है, फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि ये स्वैप इक्वेशन के कैटेगरी में है या नहीं है, मतलब इसके कोएफिशिएंट आपको क्रॉस चेक करना है। कोएफिशिएंट क्या है, इधर x का कोएफिशिएंट इधर है, इक्वेशन 1 में 49 वो y के साथ इधर बैठा है, राइट, एंड इक्वेशन 1 में जो इधर y का कोएफिशिएंट है दैट इज 57, वो इक्वेशन 2 में x के साथ बैठा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस कोएफिशिएंट या स्वैप इक्वेशन। मतलब आपको इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है कि आपको एक बार उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। शॉर्टकट जो स्टेप मैंने बताया मैं इधर कॉर्नर में लिख रहा हूँ, दैट इज वी हैव टू ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई करके हम थर्ड नंबर देंगे। देखते हैं इसको ऐड करने के बाद क्या हो रहा है। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को इधर मेंशन कर रहा हूँ। सो वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ठीक है, ऐड करते हैं। अभी आपको मालूम है इधर साइन ये न्यूमेरिकल क्यों लिया है, क्योंकि दोनों में आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है, बीच में साइन का माइनस का साइन है, राइट। तो जब एडिशन करोगे तो ध्यान में रखो फर्स्ट दो नंबर्स में आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर से। सो ये आइडियली आपका आता है 106x। ठीक है, एंड उसके बाद ये प्लस माइनस है तो ये नंबर आइडियली माइनस, मतलब माइनस 57 माइनस 49 आपका बनेगा माइनस 106y इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 2 एंड आगे आपका बनेगा 4, सो दैट इज 424। ठीक है, तो नाउ 424 106 आपने देखा रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द ऐसे कंडीशंस में आपको जो कांस्टेंट मिलेगा वो x एंड y का कोएफिशिएंट का मल्टीपल होता है। ठीक है, मतलब क्या 106 x का कोएफिशिएंट है, वो 106 y का भी है। सो 424 आपने क्रॉस चेक किया, दैट इज फोर्थ मल्टीपल ऑफ 106 424। ठीक है, सो मैं इधर डिवाइड कर सकता हूँ, इधर डिवाइड बोथ साइड बाय 106। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन बन रहा है आपका थर्ड। सिंप्लीफाई करने का एडवांटेज क्या है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। जैसे आपने ऐड किया है, अभी फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सेम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में थोड़ा एक आपको बता के रखता हूँ कि जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कांस्टेंट जो बड़ा है उसको फर्स्ट कंसीडर करो, ऊपर रखो, तो आपका सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी जाएगा। मतलब इधर आपने देखा 172 एंड 252 में 252 का कांस्टेंट बड़ा है तो उस इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे। सो मैं कर रहा हूँ इधर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से। सो मैं 2 वाला इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूँ, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 एंड इधर हो गया 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ध्यान में रखना है कि जो आपके इधर नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है सेकेंड वाला, उसके साइन, हर एक टर्म का साइन चेंज करके लेना है। सो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, सो 57 माइनस 49 कितना आता है, 8x। ठीक है, इधर बिगर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो ये आएगा प्लस 8y एंड ये आएगा आपका 80। ठीक है, एंड फिर से इधर आपने देखा तो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट भी 8 है एंड 80 इज ए बेसिकली मल्टीपल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव नंबर। सो अगेन आप इधर भी कर सकते हो, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 8। सो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आर 80, सो x प्लस वाई मिला आपको 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर दिया मैंने 4। अभी ये क्यों बताया कि सिंप्लीफाई करो, लास्ट जो स्टेप है मैंने बताया था ऐड सब्ट्रैक्ट और तीसरा स्टेप बनता है ऐड। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आपने दिखा रहेगा इधर एक बार प्लस वाई मिला है, इधर माइनस वाई मिला है। इसका सिंपल मीनिंग है कि आपने जो स्टेप फॉलो किया वो सही है। इनकेस ऐसा हो रहा है कि इधर भी हमें माइनस वाई मिला है, उधर भी माइनस वाई मिला है
और x पॉजिटिव पॉजिटिव बना है तो ऐड करके कुछ मिलने वाला नहीं आगे, उधर फिर से इक्वेशन बनेगा, मतलब कोई तो स्टेप में आपने गलती किया है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि सर मेरा साइन का थोड़ा भी गड़बड़ है, या एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि साइन में थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो ये गड़बड़ इस स्टेप में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट एक कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट मिलना चाहिए। -y इधर मिला है, +y मेरे को इधर मिला है, तो लास्ट स्टेप जो बचता है बाय डिफॉल्ट, हमने पहले ही बताया था आपको, वी हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड थर्ड ऐड। लेकिन ऐड कौन सी इक्वेशन करने, न्यू जो दो मिले हैं आपको वो। सो लास्ट स्टेप बनेगा ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इधर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड करो, मतलब ये मिलेगा -y प्लस वाई कैंसिल, 2x का वैल्यू मिला आपको 14, x मिलेगा 7, वही x आप पुट करो कोई भी इक्वेशन में, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4, तो आपको मिलेगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह हमने वैल्यू डाला, x का वैल्यू था 7, सो y मिलेगा 10 माइनस 7, y मिलेगा 3। सो आपका सोल्यूशन क्या मिला, x कॉमा वाई, x की वैल्यू पहले लिखने हैं, दैट इज x मिला है 7 कॉमा 3 इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपका हो गया आइडियली न्यूमेरिकल। सो क्रॉस चेक करना है तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, LHS एंड RHS शुड बी मैच, तो ही आपका आंसर सही है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, सॉरी सेकेंड वाला, जो आइडियली आपके इधर आता है, आ सकता है, एंड सपोज वो आता है तो आप ये न्यूमेरिकल थोड़ा गो थ्रू कीजिए। सेकेंड है आपके पास जो चांसेस है इस चैप्टर में से, टॉपिक में से, दैट इज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल जब सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन क्या करना चाहिए आपको, वो इक्वेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इधर जो एग्जांपल है उसको थोड़ा मैं इलॉबरेट करता हूँ, कि न्यूमेरिकल ऐसा दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इक्वेशन जो गिवन है वो आइडियली अभी तो सॉर्टेड है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक स्टेप ज़्यादा दिया रहेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ इक्वल टू -1 ऐसा भी हो सकता है +1 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन लेते वक्त फॉर्मेट में अरेंज करना है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या बोला है इधर कि x y इक्वल टू के बाद कांस्टेंट चाहिए, कभी कभी ये इक्वल टू के पहले ही हो सकता है, तो आपको उसको अरेंज करना है RHS में, सॉरी शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन एज इट इज गिवन था, तो मैं उसको ले रहा हूँ एज अ -1 RHS में, ठीक है, -1। उसके बाद 2x माइनस 3y का वैल्यू है 12, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले एक स्टेप आप हैबिट लगाओ कि आपकी जो कोएफिशिएंट है उसमें भी कभी कभी बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ होता है, क्योंकि इधर -3 जो y का कोएफिशिएंट है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट हो गया तो हम वो +3 लेते, बाद में थोड़ा डिटर्मिनेंट उधर गड़बड़ कर सकता है। तो जो आपके कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 2 के, दैट इज a1 a2, उसके बाद b1 b2 एंड उसके बाद c1 c2, आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है। सो a1 कितना हो गया इधर, a1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कुछ नहीं मतलब वो है 1। उसके बाद a2 कितना है, a2 है +2, ठीक है। b1 कितना बना है उधर, b1 मतलब आपका जो इक्वेशन 1 है उसमें ही y का कोएफिशिएंट, मतलब सिर्फ ऐसे लिखता है 1 2 2 -3, करेक्ट, एंड उसके बाद -1 एंड 12, ठीक है। सो -3 साइन आपको ध्यान में रखना है, तो कभी कभी वो +3 भी आप कंसिडर करते हो। सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। आपको मालूम है 3 डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है, d dx एंड dy। सो d डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो उसका क्या है स्ट्रक्चर, a1 a2 b1 b2, मतलब ये पहले फोर्थ वाले आपको लेना है, ठीक है। सो वैल्यू आपने अरेंज किया तो क्या बनेगा 1 2 2 -3, करेक्ट। एंड सॉल्व करते वक्त आपको ब्रैकेट यूज़ करना है, कभी कभी माइनस वाला जो टर्म रहता है और बीच में भी माइनस रहता है, ये आपको मालूम है, तो कभी गड़बड़ नहीं करना है। सो 1 -3, 1 इंटू -3, एंड दूसरा है आपको 2 इंटू 2, करेक्ट, मतलब ये आएगा -3 -2 इंटू 2 4। सो ये बना -3 -4, आंसर आएगा आपका -7। डी हमारा मिला हमें, ठीक है। जैसे ही डी मिलता है सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है dx। dx के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट है CB, ऐसा शॉर्टकट मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, CB मतलब
C1 C2 B1 B2, C के नीचे C, B के नीचे B, तो इधर कुछ कंफ्यूजन पॉइंट नहीं है। सो कांस्टेंट कितना है इधर, कांस्टेंट है आपका पहला -1 एंड 12, B1 B2 है आपका 2 एंड -3, ठीक है। सो अगेन साइन में गड़बड़ नहीं करना है, तो -1 इंटू -3 ब्रैकेट डाल दो, उसके बाद बीच में -2 इंटू 12, ठीक है। सो -1 इंटू -3 पॉजिटिव आपका आएगा 3, उसके बाद -12 2 आर 24 एंड ये आपका आएगा 24, माइनस में है तो ये बनेगा -21, ये आपका आ गया dx, ठीक है। एंड जैसे ही dx आता है, तीसरा एंड लास्ट डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है d1। शॉर्टकट बोला था मैंने, dx के लिए cb यूज़ करो, dy के लिए ac यूज़ करो, ठीक है। ac मतलब a1 a2 c1 एंड c2, ठीक है। a1 a2 c1 c2 में a1 का वैल्यू जब डालोगे, आपके पास ऑलरेडी साइन आपको देखना है एक बार, c1 c2 -1 एंड अगेन +12, ठीक है। सो ये आएगा आपका 1 इंटू 12 एंड दूसरा आएगा -1 इंटू 2, ठीक है। सो ये पॉजिटिव माइनस, ये आपका आएगा -2, ठीक है। और ये बन रहा है आपका 12 + 2 माइनस, राइट। सो आपका बनेगा 14। सो dy भी मिला हमें, सो x निकालना है तो dx/d करो, dx/d कितना आ रहा है, -21 अपॉन -7, करेक्ट। सो माइनस कैंसल्स एंड ये आएगा आपका 3, ठीक है, 7 3 एंड दूसरा मिलेगा आपको y। सो y निकालना है तो dy/d, और dy/d मतलब आपको 14 अपॉन, ये आपका d मिला था -7, करेक्ट। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सो आएगा -2। सो अगेन x, y मिला आपको, x, y का वैल्यू है 3, -2, ठीक है। एक बार आप आंसर क्रॉस चेक करो, मैंने एक शॉर्टकट भी बताया, मतलब आप सबको मालूम है, आपको वैल्यू डाल के देखना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में आपने x का वैल्यू डाला, तो ये इक्वेशन जो है इधर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, मतलब लीनियर का एक एडवांटेज ऐसा है, वैल्यू डाल के देखो, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। x का वैल्यू है 3 + 2 इंटू y का वैल्यू है हमारा -2, ठीक है। मतलब ये बनेगा 3 प्लस ये बनेगा -4 एंड 3 -4 प्लस माइनस बनेगा 3 -4 आता है -1। LHS का वैल्यू एंड RHS का वैल्यू इधर है मैच, मतलब आपका आंसर सही है। तो इस तरह आप लीनियर की जो न्यूमेरिकल्स है थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो और अपने अपने आंसर एग्जाम के टाइम में भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल हमने देखे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आई गेस हमने देखा था क्रैमर्स, उसके बाद हमने देखा है स्वैप वाला, एंड एक मेथड मैंने ऑलरेडी बताया जो एलिमिनेशन पे बेसिकली आता है, वेदर वी हैव टू कैलकुलेट x + y x - y। एक ध्यान में रखो कि ये जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है इसमें ऐसा भी आ सकता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x + y x - y, तो ये 2 स्टेप ही करके रखना है। x + y मिला हमें 10, x - y मिला 4। अभी सॉल्व बोला है इसीलिए हमने आगे का भी स्टेप किया है। सो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स चैप्टर में से आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखना है जो है चैप्टर के प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सेट वाले, ठीक है, और PYQs में आप गो थ्रू कर सकते हो। सो ये था फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू, कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। सेकेंड में भी हम देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा प्रैक्टिस, अगेन जो भी स्पेसिफिक कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें, उस कॉन्सेप्ट में से हम न्यूमेरिकल थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है। एक एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू हो जाएगा। तो आगे जाने के पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में आता क्या है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज आइडियली है जिधर आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन इन द सेंस इक्वेशन दिया रहता है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और रहेगा दूसरा लेवल क्वेश्चन आता है कि ABC के वैल्यू बताओ। ABC के वैल्यू के बाद आता है आपको कि रूट है या नहीं है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट मतलब सोल्यूशन है या नहीं है वो देखना है आपको। तो वो सिंपल है, आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करता है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक मतलब जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर शुड बी 2, एंड इधर आपके पास एक ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक में LHS का जो आपका सॉल्यूशन देखना है
वो वैल्यू पुट करने के बाद LHS शुड बी 0, क्योंकि RHS को इक्वेट करेगा तो 0 आना चाहिए, LHS 0 आता है तो वो रूट है। सेकेंड एक्सरसाइज से शायद हमने मेथड है उधर, जिधर 3 मेथड है आपको टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक है आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा है फॉर्मूला, तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो ज़्यादा अभी तक के 2-4 पेपर में हमने देखा तो आया नहीं है। इसका मतलब उसको देखना नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के लास्ट प्रिपरेशन में प्रायोरिटी ये वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि मेथड आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इधर हम अभी 2 मेथड देखेंगे। देन नेचर ऑफ रूट रहता है, जिधर आपको फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स है, जैसे कि डेल्टा आप देखते हो ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0, इक्वल टू 0 है क्या, एंड उसके बाद अल्फा एंड बीटा का रिलेशन, जो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं उसके हिसाब से थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ इधर फर्स्ट दिया आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। नाउ फैक्टराइजेशन को जाने के पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक आपको टेबल बताया था कि फैक्टर्स निकालना, उसके साइन फिक्स करना और उसके बाद कंक्लूसिव सॉल्यूशन तक जाना। इसके लिए आपके पास एक टेबल है, वो टेबल में थोड़ा आपको फिर से रिवाइज करके देता हूँ कि जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो ऑब्वियसली कि आप a इंटू सी निकालते हो, करेक्ट। a इंटू सी का वैल्यू जो मिलेगा उसके फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिसका एडिशन मिडल टर्म इधर होना चाहिए, मिडल टर्म में एम्प्टी लिख रहा हूँ, मिडल टर्म, ठीक है। एंड फैक्टर मेरा रहेगा F1 एंड F2। तो फैक्टराइजेशन हर एक पेपर में आया है, तो ये मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब मैं a इंटू सी कर रहा हूँ, a एंड c का मल्टीप्लीकेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट, a मल्टीप्लाई बाय c, इसके ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल टर्म, मतलब b इतना, ठीक है। तो a इंटू सी आप करोगे तो साइन फिक्सिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो साइन कैसे हो सकता है, a इंटू सी पॉजिटिव, उसके साथ मिडल टर्म भी हो सकता है पॉजिटिव, या मिडल टर्म हो सकता है नेगेटिव। ये आप इसको कलेक्टिवली एक केस कंसिडर करो। दूसरा सिनेरियो बनता है a इंटू सी इज नेगेटिव, तो अगेन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो a इंटू सी मतलब क्या, जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव कब होता है, तो होता है इफ बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव और बोथ फैक्टर्स कैन बी नेगेटिव तब। तो मिडल टर्म का साइन फिक्स करना है, तो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ, सॉरी मिडल टर्म का नहीं फैक्टर्स का, तो पहले कंसीडर कर रहा हूँ फैक्टर 1 ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर 2, F1 ग्रेटर देन F2। ये केस पकड़ना है, अदरवाइज ये भूल जाओगे तो उसके बाद फैक्टर्स का ये जो ट्रिक है वो वर्क नहीं करेगा। F1 मेरा ऑलवेज बड़ा चाहिए, जो भी फैक्टर्स आप निकालोगे उसमें से बड़ा नंबर देखो और उसको कंसीडर करो साइन देते वक्त, ठीक है। सो a इंटू सी पॉजिटिव है, इसका सिंपल मीनिंग है कि सपोज a इंटू सी पॉजिटिव मतलब क्या कि मेरे को एक नंबर है 15 और उसके फैक्टर्स निकालना है, तो 3 इंटू 5 भी 15 आता है एंड -3 इंटू -5 भी 15 ही आएगा। मतलब बोथ नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, बोथ नंबर्स कैन बी नेगेटिव। तो फैक्टर को साइन कौन सा देना है, मिडल टर्म इधर हमारा हेल्पिंग हैंड है। मिडल टर्म आपको बताता है कि a इंटू सी का साइन पॉजिटिव रहेगा, मिडल टर्म भी पॉजिटिव, तो जो भी a इंटू सी का साइन है वो आपको देना है फैक्टर्स को, सॉरी मिडल टर्म का साइन देना है आपको फैक्टर्स को। सेकेंड ये केस हो गया, देखो ये वाला, तो बचा क्या माइनस माइनस, तो a इंटू सी पॉजिटिव है, मिडल टर्म नेगेटिव, तो मिडल टर्म का साइन दे दो फैक्टर्स को, तो ये हो गया माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको पकड़ेंगे हम कलेक्टिवली सेकेंड केस। कलेक्टिवली सेकेंड केस क्यों कि a इंटू सी नेगेटिव, इधर नंबर ही नेगेटिव मिल रहा है आपको, तो इसका चांस क्या है कि प्रोडक्ट नेगेटिव कब मिलता है, प्रोडक्ट नेगेटिव मिलता है दो में से कोई तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा, तो मतलब इस केस में मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो वो क्या होता है नेगेटिव प्रोडक्ट। तो इधर एक ही है कि इस दोनों केस में, मतलब इधर भी एंड इधर भी, थर्ड केस एंड फोर्थ केस में आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स में से कोई तो एक फैक्टर क्या होना चाहिए नेगेटिव, राइट। तो कौन नेगेटिव ये भी हमें बताएगा मिडल टर्म। जैसे कि इफ a इंटू सी नेगेटिव तो वन ऑफ द फैक्टर शुड बी नेगेटिव, बराबर ना। a इंटू सी नेगेटिव मतलब दोनों में से कोई तो एक नेगेटिव होना चाहिए। कौन नेगेटिव, तो जो बिगर फैक्टर रहेगा उसको मिडल टर्म का आपको साइन देना है। मतलब मिडल टर्म है पॉजिटिव, बिगर फैक्टर है F1, इसको मैं देंगे प्लस, तो ये बनना चाहिए माइनस, वन ऑफ द फैक्टर शुड बी नेगेटिव, राइट।
इधर क्या है, इधर भी a इंटू सी नेगेटिव, तो वन ऑफ द फैक्टर शुड बी नेगेटिव, एक तो नेगेटिव ही चाहिए, तो कौन नेगेटिव, मिडल टर्म का साइन देखो और वो बिगर फैक्टर को दे दो, तो ये बनेगा मेरा माइनस, तो ये बनेगा प्लस। ठीक है, अभी वर्क करता है कि नहीं एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, ये ट्राई करेंगे हम, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने का, मतलब आपको ये जो टेबल वगैरह है बाद में आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो इधर देखो हमारे पास कंपैरिजन करके, थोड़ा प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फोकस हम इसमें नहीं करेंगे, इधर सिर्फ सोल्यूशन निकालेंगे, स्टेप आपको बताएंगे। तो आपको फर्स्ट कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एंड एबीसी के वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन है हमारे पास जो अभी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इधर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो इधर जो वैल्यूज है, a है आपका 1, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है आपका -15, ठीक है, मिडल टर्म -15x है, लेकिन b इधर है -15, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसा रहता है, ये a, ये वाला b, ये वाला c, दैट इज c है आपका 54। ठीक है, तो आपको अभी ध्यान में रखना है कि आप जब ये फैक्टर्स फाइनलाइज करोगे, एक और ट्रिक बता के रखता हूं जो इधर आपको यूजफुल है, कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, देन आपके जो फैक्टर है उसके अपोजिट आपको आंसर मिलने वाला है फाइनल वाला। ठीक है, सो जैसे कि इधर मैंने a इंटू सी निकाला, a इंटू सी कितना आ रहा है देखो, 1 इंटू 54 कितना आएगा 54 के हमें फैक्टर्स निकालना है, और इन लोगों को एडिशन कितना चाहिए -15। ठीक है, तो साइन में गड़बड़ है तो टेबल आपको हेल्प करेगा, साइन में गड़बड़ अभी भी रहेगा। ठीक है, तो आपको हेल्प कौन करने वाला है, टेबल। तो इधर क्या हो गया देखो, a इंटू सी पॉजिटिव, मतलब कौन सा केस बना, केस कैटेगरी 1 क्या था, a इंटू सी पॉजिटिव। ठीक है, अभी मिडल टर्म का साइन देखो, मिडल टर्म का साइन क्या है, मिडल टर्म का साइन है माइनस। ठीक है, माइनस, तो मिडल टर्म माइनस है, तो आपका केस बना ये वाला, मतलब दोनों फैक्टर्स कैसे होने चाहिए अभी, नेगेटिव। वो है क्या, वो देखते हैं अभी उधर मैच करके। ठीक है, जैसे कि 54 को मेरे को फैक्टराइज करना है, तो मेरे पास कौन से ऑप्शन है 54 के लिए, 54 इंटू 1 भी है, करेक्ट, उसके बाद 27 इंटू 2 भी है। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, एक बार इसका एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखना है। जैसे 54 प्लस 1 55, 54 माइनस 1 53, हमें चाहिए 15, तो ये किधर आगे पीछे भी उसके नहीं है, राइट। 27 एक बार देखो, 27 प्लस 2 29, 27 माइनस 2 कितना आता है 25, हमें चाहिए 15। साइन तो मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि साइन के लिए मैंने ट्रिक तो बताया आपको, तो 15 चाहिए, और इधर 25 मिल रहा है, 25 या 29, तो उसका यूज नहीं है। तो एक और है आपके पास, चाहिए तो आप 3 वाला भी देखो, लेकिन 9 इंटू 6 को हम इधर देखेंगे, 9 6 आर। ठीक है, सो 9 मैंने एक फैक्टर इधर पकड़ा, 6 इधर पकड़ा, a इंटू सी इज पॉजिटिव, तो बोथ फैक्टर्स कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, लेकिन मिडल टर्म नेगेटिव है तो बोथ फैक्टर्स कैन बी नेगेटिव, क्योंकि मिडल टर्म का साइन देना है उस केस में। तो अभी क्या बना देखो, -9 इंटू -6, नंबर दोनों नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, तो 54 मैच हुआ। -9 -6 आपको पता है कितना आता है -15, तो इधर वो मैच हो रहा है। सो हमारा टेबल वर्क करेगा, तो आप वो यूज कर सकते हो। सो ये आगे प्रोसीड क्या करना है सर, आपको मिडल टर्म के जगह, मतलब ये -15x के जगह क्या डालना है, -9x माइनस 6x। सो आइडियली ध्यान में रखो, ये -15x को हम रिप्लेस कर रहे हैं, सो न्यूमेरिकल का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। -9 माइनस 6 आएगा -15, और उसको x लगाएंगे तो -9x माइनस 6x बनेगा आपका -15x, तो हम उसको सिर्फ इधर रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर -9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने में भी आपको डिफिकल्ट है, तो एक शॉर्टकट बता के रखता हूं कि आपके जो दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर एंड 9x माइनस 9x, ये एक बार आप लिख के रखो, और आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इधर मेरे को x, इधर भी x दिख रहा है, कम से कम कॉमन क्या है, एक x, तो उसको हमने कॉमन निकाला। ठीक है, तो क्या बचेगा, जैसे कि आप खुद को पूछो कि एक्स स्क्वायर में से x आपने बाहर निकाला है, सो कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स स्क्वायर बनेगा। x को आपको x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी x इधर बोल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में किसी की याद नहीं इधर आनी चाहिए, तो x इंटू, कल पेपर है अलजेब्रा का, x इंटू एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर,
सेम इधर हमने x कॉमन निकाला है, तो आप कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो -9x आएगा बाय -9, ठीक है। तो जो कॉमन निकाला है वो बाजू में रखो और बचेगा क्या, x -9, सिर्फ ब्रैकेट में वही लिखना है, x -9, सिंपल वही ब्रैकेट उठाना है और फिर से कॉपी करना है। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -9 उठाओ ब्रैकेट डाल दो इधर, ठीक है। और तीसरा टर्म सिर्फ देखो, इधर है -6x, उसमें से x तो घर के अंदर है, तो घर के बाहर कौन जाएगा, -6 इंटू एक्स -6x, करेक्ट क्या। अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 9 जार 54, जो ऑलरेडी आपने इधर किया है, तो क्या हो गया, इधर बन गया x -9 और बचा क्या, x -6 इज इक्वल टू 0। नाउ ये स्टेप आपको बताता है मल्टीप्लीकेशन में कोई तो एक जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बोला है, दो ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट है। और मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब रहेगा, कोई एक नंबर 0 रहेगा, तो जैसे कि 5 इंटू 0 कितना आएगा, 0, तो इधर एक तो नंबर 0 चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग है, एक तो x -9 0 है और x -6 0 है, तो x का वैल्यू मिलेगा 9 और x इज इक्वल टू 6, ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है। और मैंने शॉर्टकट बताया था, जो आपके फैक्टर्स मिलेंगे आपको, जैसे हमें मिले थे -9 -6, करेक्ट, तो उसका अपोजिट आंसर मिलता है, मतलब +9 +6। तो ये ध्यान में रखो, ये कब वर्क होगा, x² का कोएफिशिएंट आइडियली 1 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। आइडियली आपको अभी फॉर्मूला मेथड का एक न्यूमेरिकल है, वो भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा रिकॉल करते हैं कि फॉर्मूला मेथड क्या है। सो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। एक मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो इधर हम आइडियली टारगेट नहीं कर रहे। सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन, जो बोर्ड को आता है, तो वो भी हमने लिया है। नेक्स्ट इज आइडियली फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड भी उसका डेरिवेशन, वो कैसे फॉर्मूला बना है, वो डेरिवेशन का भी हम एक अलग से वीडियो डालेंगे, लेकिन डेरिवेशन देखने का ये टाइम नहीं, कल ही पेपर है हमारा, राइट। तो फॉर्मूला मेथड से आइडियली रिकॉल करके लेते हैं कि जब आपके पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड बाय यूजिंग आपको बोला है कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से, तो आपको वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस, मतलब इधर आपके पास रूट स्प्लिट होते हैं, एक तो प्लस एक तो माइनस, अंडर रूट क्या बनेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो जस्ट आपको अच्छे से देखना है कि ABC के वैल्यू क्या है, ABC के वैल्यू में आपको साइन भी देखना है, साइन से आपको थोड़ा उधर प्रिकॉशन लेना है, अदरवाइज मार्क्स जाने के चांस कब रहते हैं, साइन का गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। सो अगेन ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ABC में इधर थोड़ा निकाल के लेता हूँ। एक और प्रैक्टिस अच्छे रखो कि फॉर्मूला में जो अंडर रूट b² माइनस 4ac है, उसका वैल्यू पहले ही निकाल के ले लो, ठीक है। मतलब अभी देखो इधर a इज इक्वल टू मेरे पास है 3, b इज इक्वल टू है 2√5, व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b, x के साथ जो दिख रहा है 2√5 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। एंड c कितना है, c है आपका -5, ठीक है। वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक कीजिए और वो वैल्यू के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। सो पहले मैं निकाल के लेता हूँ b² माइनस 4ac, क्यों, क्योंकि बाद में जाके वो वैल्यू डालना है रूट के अंदर ही, लेकिन उसके पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करके डालूंगा तो मेरा अगला कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, राइट। सो b² माइनस 4ac में आपने देखा तो ये बनेगा, b का वैल्यू कितना है 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -5, ठीक है। सो 2√5 का स्क्वायर सिंपल है, जब आपके पास रूट वाला टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना है, तो उसका मल्टीप्लायर 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, तो 2 मतलब उसका स्क्वायर हो गया 4 एंड 5 दैट इज हो गया 4 5 आर 20 माइनस। अभी इधर आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो एक ध्यान में रखो, -4ac तो फॉर्मूला में है, चांसेस क्या है a एंड c दोनों नेगेटिव हो सकता है, या कोई तो एक नेगेटिव रहेगा, तो 4ac का वैल्यू भी नेगेटिव आने वाला है। सो 4 3 आपका बनेगा 12, 12 5 60, साइन मैंने ऑलरेडी दिया है, दैट इज 60। सो 20 प्लस 60 आपका बनेगा 80, ठीक है। नाउ इस 80 को आगे जाके आपको रूट के अंदर ही डालना है, तो 80 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, करेक्ट ना। तो इसको ध्यान में रखो कि अंडर रूट जब आप b² माइनस 4ac करोगे तो ये बेचारा घर के अंदर जाना है, घर के अंदर जाएगा तो ये बनेगा √80।
नाउ रूट 80 मतलब ये बनेगा 16 5 बराबर 16 इंटू 5, तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर मिला तो बनेगा ये 4 रूट 5। तो ये हमने पहले ही निकाल के लिया, आगे जाके हुए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। तो 4 रूट 5 मैं डायरेक्टली डालूंगा, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ 2 रूट 5, ठीक है, प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर दिया और चाहिए तो उसको रेफरेंस दे दो इधर। सो ये बनेगा 4 रूट 5 अपॉन 2 इंटू ए मतलब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 6, ठीक है। सो इधर आपके दो आंसर मतलब बन सकते हैं, एक बनेगा आपका x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 5, ठीक है, दूसरा बनेगा प्लस 4 रूट 5 मतलब पहला वाला जो हम बना रहे हैं अपॉन 6, और इधर आपको दिखेगा या नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं, ठीक है, दिख रहा है क्या? ओके, सो x इज इक्वल टू, ये पहले ये सॉल्व करके लेते हैं, मतलब 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 गया, क्योंकि देखो रूट वाला जो नंबर है वो सेम है, तो 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 गया तो कितना बचेगा 2 रूट 5, ठीक है, अपॉन 6, करेक्ट ना। सो ये बनेगा 2 1 जार 2 3 जार मतलब बना रूट 5 अपॉन 3, एक हमें मिला x इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, प्लस के जगह सिर्फ आपको करना है माइनस, ठीक है ना। सो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 माइनस, ठीक है, प्लस के जगह क्योंकि सेकेंड माइनस वाला है, 4 रूट 5 अपॉन कितना बनेगा 6, ठीक है। अगेन रूट 5 का टर्म जो है सेम है, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 कितना बनेगा माइनस 6 रूट 5, ठीक है, अपॉन ये बनेगा आपका अपॉन 6, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5, ठीक है। सो ये आपके है दोनों सॉल्यूशन, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए, कुछ सपोज किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये था आपका आइडियली चैप्टर आइडियली क्वाड्रेटिक, उसका जो फर्स्ट हाफ था दैट इज मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो फ्यू क्वेश्चंस है उसमें हमने शायद 2-3 क्वेश्चंस और ऐड किया है, वो थोड़ा देखते हैं। नेचर ऑफ रूट पे न्यूमेरिकल आता है, जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के समथिंग, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिख सकता है। एंड एक हमने इधर दिया है वर्ड प्रॉब्लम भी, ठीक है। तो ये इधर जो क्वेश्चन इधर आपको मेंशन किया है कि आपके पास इक्वेशन है, उधर इक्वेशन में वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। इधर के क्या है, देखो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इसका रूट है रूट अब उसका है 3, रूट है मतलब सोल्यूशन है मतलब वैल्यू ऑफ x गिवन है, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये आइडियली कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी वाला पीवाई का क्वेश्चन है, मैंने उसको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे, एक्टिविटी बेस नहीं देखेंगे, ठीक है। सो एक ध्यान में रखो कि ये जो k है ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर ही दिखेगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल किए रहेंगे, तो k कैन बी ए कोएफिशिएंट ऑफ x एज वेल, k कैन बी कांस्टेंट, k कांस्टेंट के जगह भी आपको दिख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सर न्यूमेरिकल आ गया उधर, न्यूमेरिकल में तो k एक्स स्क्वायर नहीं था वो माइनस के एक्स हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपको k इज अननोन वैल्यू। मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है कि इधर हमारे पास फिलहाल दो अननोन वैल्यू है, k एंड x, करेक्ट ना, लेकिन आपको हिंट ऑलरेडी दिया है कि रूट 3 है, मतलब x का वैल्यू आपको है 3। तो मैथमेटिक्स में 2 में से एक वैल्यू गिवन है, तो दूसरा वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू सिर्फ आपको पुट करना है। सो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, और आप आपका वैल्यू निकालो। तो क्या बनेगा, मैंने सपोज x के जगह 3 डाला तो k एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 10x बोला है, माइनस 10x, तो माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी RHS 0 के साथ हम उसको इक्वेट करते जाएंगे, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर दैट इज k इंटू 9, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9k,
ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपके पास माइनस 30 प्लस 3 कितना आने वाला है, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 के वैसे ही रहेगा बेचारा, और जो माइनस 27 है हम शिफ्ट करेंगे इधर, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना है, तो k को अकेला रखना चाहिए। तो 27 माइनस जो है इधर आके क्या बनेगा, प्लस 27। 9k का वैल्यू है 27, तो k का वैल्यू बनेगा मल्टीप्लाई बाय 9, इधर आके होगा डिवाइड बाय 9। 9 3 जार 27, तो k बना आपका 3। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल का मतलब वेरिएशन है जो आपको इस न्यूमेरिकल की कैटेगरी में दिख सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, एक और कैटेगरी आता है नेचर ऑफ रूट गिवन है। देखो, रूट गिवन रहना है, नेचर ऑफ रूट रहना, ऐसे दो कैटेगरी अलग अलग होते हैं। सो इधर क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचर ऑफ रूट भी गिवन रहता है, तो नेचर ऑफ रूट आइडियली जो स्टेट बोर्ड को गिवन होता है ना, वो मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में रियल एंड इक्वल वाला होता है, तो उसको सिर्फ इक्वेट 0 करके लेना है। लेकिन इधर हमें पूछा है कि इस रूट का नेचर क्या है। देखो, क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि इक्वेशन का रूट नहीं निकालना है, नेचर निकालना है। नेचर तो 3 है, एक तो आपको देखना है कि उसका डेल्टा का वैल्यू क्या है। डेल्टा का वैल्यू 0 हो सकता है, डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव जा सकता है, डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव जा सकता है। अभी डेल्टा मतलब क्या रे, कि डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac, बराबर ना। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होकर उसको अंडर रूट में डालते हैं। ठीक है, अंडर रूट b² माइनस 4ac नहीं, सिर्फ b² माइनस 4ac मतलब डेल्टा, और डेल्टा मतलब ही डिस्क्रिमिनेंट। इसका वैल्यू सिर्फ आपको देखना है कितना आ रहा है। अभी इसको आपने किधर देखा है, इसी के प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था अंडर रूट b² माइनस 4ac में, फॉर्मूला मेथड में, राइट। तो ये नेचर ऑफ रूट भी सिंपल है, मतलब आप इसके अंदर b² माइनस 4ac के अंदर इसको डालोगे ना, तो कभी कभी मिलेगा आपको 0, मतलब ये 0 मिलता है, तो ये बन गया अंडर रूट 0, बराबर ना। 0 किसका स्क्वायर है, 0 0 का ही स्क्वायर है, करेक्ट ना। सो अंडर रूट 0 मतलब क्या, जो रूट्स मिलने वाले हैं वो बनेंगे, क्या बनेंगे, फॉर्मूला मेथड के बाद। देखो, रूट 0 मतलब मैं इधर ऐसा सोचता हूं कि यही मेरे को 0 मिला, तो ये 0 मिलता है, मतलब ये वैल्यू उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो बचेगा क्या, माइनस b प्लस माइनस 2a, मतलब वो प्लस माइनस 0 करके कुछ फायदा नहीं है, तो बनेगा ये वाला टर्म, ये वाला माइनस b अपॉन 2a, मतलब वो 2 बार मिलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल मिलेंगे आपको रूट्स। ठीक है, तो 0 मिलता है, 0 मिलेगा, तो आपको मिलना वाला है नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, डेल्टा 0 रहेगा, तो आपको मिलेगा रियल एंड इक्वल। दूसरा क्या हो सकता है, 0 के ऊपर जा सकता है वैल्यू, 0 के ऊपर मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू। अभी जैसे इधर मिला है शायद हमें, ठीक है, इधर कितना मिला था, b² माइनस 4ac 80 मिला, अंडर रूट नहीं बोल रहा हूं मैं, b² माइनस 4ac कितनी मिला, 80। नाउ 80 इज ग्रेटर देन 0, तो वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तब हमें क्या मिला, हमें 2 अलग अलग रूट्स मिल गए। तब क्या बनता है, 2 अलग रूट्स, इसका मीनिंग है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है, मतलब अलग अलग रूट्स मिले आपको। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है लास्ट, जो कि आपके पास, देखो हमने बोला कि ग्रेटर देन 0, जैसे कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में 80 मिला था, तो 2 अलग अलग रूट्स मिल गए, तो नेचर क्या हुआ, रियल एंड अनइक्वल। लास्ट क्या मिल सकता है, ग्रेटर देन 0 या नेगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव में सपोज बोला हमने -25 मिला सर हमें, कोई -25 किसका स्क्वायर है, गलती नहीं करना है। कोई किसी को लगता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर -25 इज द स्क्वायर ऑफ -5, नहीं, -5 का स्क्वायर भी 25 है, 5 का भी स्क्वायर 25, तो -25 स्क्वायर नहीं है किसी का, तो ये कभी भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना। तो इसका मीनिंग क्या है, जो रूट्स है वो नॉट रियल, आपके टेक्स्ट बुक में बोला है नॉट रियल या अनरियल, कुछ तो नॉट रियल। ठीक है, तो इसी में से कौन सा नेचर है इस इक्वेशन के लिए, वो निकालना है। सो आपको देखना है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, सिर्फ देखना है b² माइनस 4ac 0 जा रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, बड़ा छोटा 0, उसके हिसाब से हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अभी ये वाला जो केस है उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले निकालेंगे ABC के वैल्यू। जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
ए बी सी के वैल्यू निकालो, ए बी सी के वैल्यू कितने मिलने वाले हैं, ए है इधर 1, बी है 2, सी है -9। ठीक है, साइन भूलना नहीं है, साइन भूलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइफ में भी ध्यान में रखो, साइन इंपॉर्टेंट है। आपको साइन पॉजिटिव मिल रहा है क्या नेगेटिव मिल रहा है, लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना पड़ता, सभी तरफ पॉजिटिव लाइन की तरफ जाना है। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कितना बना, 2 का स्क्वायर, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1, सी है -9। इसके पहले ही स्लाइड में हमने देखा था ए एंड सी में से कोई भी नंबर नेगेटिव आता है, आपका जो प्रोडक्ट है नेगेटिव बनने वाला है। तो साइन का गड़बड़ जिन बच्चों को है वो थोड़ा ध्यान में रखो कि ये साइन माइनस ये वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, और ये जो साइन है वो प्रोडक्ट वाला साइन है। ठीक है, सो 4 1 जार 4 एंड उसके बाद 9, 9 4 जार 36। तो ये वैल्यू कितना बना, 4 + 36 विच इज 40। ठीक है, नाउ 40 डेल्टा का वैल्यू मिला। 40 मतलब क्या, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, 40 ग्रेटर देन 0 है, दैट इज डेल्टा भी ग्रेटर देन कैसे 0। अभी डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में डेल्टा 80 था विच इज ग्रेटर देन 0, तो हमें कितने भी रूट मिले, 2 अलग अलग रूट मिले। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर द रूट्स आर, गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे, द रूट्स आर रियल भी रहेंगे एंड कैसे रहेंगे, अनइक्वल। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखो, रियल एंड अनइक्वल मतलब 2 अलग अलग आपको रूट्स मिलने वाले हैं। इधर तक था। अभी ये लास्ट एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में मैंने बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा हम अभी इधर नहीं शूट कर सकते क्योंकि आपका कल पेपर है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा उसका टच देने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। थोड़ा एक देखते हैं इधर की क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्ट ऑफ श्रद्धा's एज 2 years ago 3 years since, मतलब 2 साल पहले 3 साल बाद कितना है, 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में आपको ध्यान में रखना है कि जो फाइंड का स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो फाइंड हर प्रेजेंट एज में सपोज मैंने ऐसे पकड़ा कि जो श्रद्धा का एज है, ठीक है, वो प्रेजेंट एज x है। ठीक है, प्रेजेंट 2 साल पहले मतलब श्रद्धा's एज 2 years ago मतलब वो बनेगा x-2। ठीक है, x-2 2 साल पहले मतलब अभी सपोज वो 20 साल की है तो 2 साल पहले कितने साल की थी, 18, तो वो बनेगा x-2। 3 साल मतलब 3 साल के बाद 3 years hence मतलब अभी x है तो 3 साल बाद कितना एज रहेगा, x+3। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 84। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले सपोज मैंने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रद्धा बी x। ठीक है, देयरफॉर हर एज 2 years ago मतलब माइनस जाना है। ठीक है, दैट इज x-2 एंड दूसरा क्या दिया था, हर एज 3 years hence मतलब लेटर कितना रहेगा, वो रहेगा x+3। इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बनेगा, x-2 दोनों का प्रोडक्ट x+3 कितना बन रहा है, 84। ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो x इंटू आपको करना है x+3, गड़बड़ नहीं करना है, इसीलिए ये भी स्टेप बता रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 84। तो ये बना x इंटू एक्स, x² प्लस 3 इंटू एक्स 3x, -2 इंटू एक्स -2x प्लस -2 प्लस 3 बनेगा -6 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अभी आपको एक मैं टास्क देने वाला हूँ, और एक आइडियली क्या होगा देखो इधर, x² प्लस 3x -2x कितना बनेगा, +x, एंड ये आइडियली आपका जो है -6 माइनस इधर बनेगा 84, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखा है, जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है वो सभी टर्म्स LHS में चाहिए। ठीक है, RHS में सिर्फ 0 चाहिए क्वाड्रेटिक में, तो इधर रखेंगे हम 0। तो ये बनेगा x² प्लस x -90 करेक्ट इज इक्वल टू 0। तो आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है। अभी इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ, उधर क्या बनाया है, x²
प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, मैं इसके पहले हमने देखा था कि जो आपके पास इक्वेशन बना है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है, ये वाला टर्म। तो ये फैक्टर्स निकालो, उसका अपोजिट आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, इक्वेशन क्रॉस वेरीफाई किया हमने एक बार। तो आपको सिर्फ फैक्टर्स किसके निकालना है, माइनस 90 के, जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, मिडल टर्म 1x है, मतलब ये 1 आना चाहिए, ठीक है। सो माइनस 90 के फैक्टर्स बहुत सारे आप वैसे बना सकते हो, लेकिन 10 इंटू 9 आपने किया, 10 प्लस 9 19, बट 10 माइनस 9 1 आता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स पर आप इधर देख सकते हो, और साइन जो फाइनलाइज करना है उसमें आपको देखना है a इंटू सी इज नेगेटिव। a इंटू सी नेगेटिव मतलब क्या, a इंटू सी नेगेटिव मतलब वन ऑफ द फैक्टर नेगेटिव। अभी कौन नेगेटिव, तो मिडल टर्म का साइन बिगर को दे दो और इधर आपको करना है माइनस, ठीक है। 1 पॉजिटिव है तो बिगर फैक्टर 10 एंड 9 में से कौन था, 10, तो उसका साइन हमने मिडल टर्म का साइन 10 को दे दिया। अभी देखो एक बार, 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90, 10 माइनस 9 1, तो फैक्टर्स तो आपको मिले। इसका अपोजिट आंसर मिलने वाला था -10, ठीक है। एंड प्रीवियस न्यूमेरिकल को रेफर करो थोड़ा, और इधर +9। अभी ये तो एज है उस लड़की का, तो एज तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये आंसर हम नहीं लेंगे। x नॉट इक्वल टू -10, तो x का वैल्यू क्या मिला, 9, ठीक है। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई भी आंसर कर सकते हो, कैसे, x 9 मिला है, तो इधर क्या बोला था कि जो श्रद्धा का 2 ईयर्स का एज रहेगा, x आपका 9 मिला है 9, इधर है 7 आएगा, 2 साल पहले का एज, एंड जो 3 साल बाद वाला एज आएगा, 9 ईयर के आज है, तो 3 साल बाद कितना होगा उसका एज, 12, बराबर ना। सो 12 7 उसका प्रोडक्ट कितना है, 84, ठीक है। सो ये आंसर भी हमारा सही है। ये क्रॉस वेरीफाई इन दोनों चैप्टर में आप आपके आंसर कर सकते हो। थोड़ा हम फास्ट ले रहे हैं क्योंकि आइडियली हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आपको एक टचअप दे रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्चुअल उधर टर्म्स थे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नाउ थर्ड चैप्टर है आपका प्रोग्रेशन, दैट इज अरिथमेटिक, और उसके इधर आपको 3-4 कैटेगरी के न्यूमेरिकल दिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2 फॉर्मूला पे ज़्यादा से ज़्यादा इधर डिपेंडेंसी है, nth टर्म दैट इज Tn, एंड दूसरा है S ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो ध्यान में रखो कि जब आप n टर्म निकालते हो तो इधर 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, फाइंड द डैश डैश टर्म ऑफ AP, मतलब एक AP दिया है उसमें 5th टर्म 6th टर्म निकालो, ऐसा आ सकता है। एक और न्यूमेरिकल हमने लिया है, शायद इधर है, तो वो दिख रहा है कि इधर 560 इज अ वन ऑफ द टर्म, और वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है वो हमें पूछा है। तो n टर्म का फॉर्मूला आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला न्यूमेरिकल पहला कंप्लीट करते, इधर पूछा है आपको फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। Tn फर्स्ट टर्म मतलब T1 निकालना है, इधर nth टर्म Tn रहेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, T1, 5th टर्म क्या रहेगा, T5, थर्ड टर्म क्या रहेगा, T3, वैसे ही फर्स्ट टर्म बोला है। तो आपको इधर है Tn का रिलेशन दिया है 3n-4, सो सिर्फ आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू कितना चाहिए उनको, 1, फर्स्ट टर्म, तो n पुट करो। सो इक्वेशन क्या बना है, T1 इज इक्वल टू 3, n के जगह डालो 1 -4, दैट इज 3 - 4 आएगा आपका -1। इस AP का पहला टर्म है -1, ठीक है। सेकेंड आपको दिया है, जैसे कि मैंने बोला कि ये 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग AP पूछा है, तो 19 टर्म के लिए आप फॉर्मूला तो है आपके पास, लेकिन पहले AP के जो टर्म्स है, जैसे कि इस AP का पहला टर्म दैट इज T1, AP के फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, T1, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, उसी को आप A भी कंसिडर कर सकते हो, A भी डिनोट कर सकते हो। तो A का वैल्यू है इधर 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए फॉर्मूला के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में बताता हूँ क्या है। तो D पहले दिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, D इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव। तो जैसे कि मैंने T1 एंड T2 का डिफरेंस निकाला, तो ये बन सकता है T2 - T1, ऑलवेज जो नेक्स्ट हमें पहले लेना है, T1 - T2 नहीं करना है। सो T2 - T1 कितना आएगा, 13 - 7 मतलब आएगा 6, करेक्ट। एंड आपको और क्या चाहिए, निकालना है हमें T19 टर्म, दैट इज T19 हमें पूछा है। सो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1D, ठीक है। मतलब 19th टर्म निकालने के लिए मेरे को T19 निकालना है। नाउ T19 कैसे मिलेगा, A है हमारे पास 7 + 19 - 1 कितना होगा, 18,
n-1, इधर 19 है तो 19 - 1 18 हो गया, करेक्ट ना। d कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 6, ठीक है, दैट इज 7 + 18 6 आर 108, मतलब ये बना 115। T19 AP का जो 19 टर्म है, कंक्लूजन आपको लिखने हैं, और ध्यान में रखो कि कंक्लूजन स्टेटमेंट में होना चाहिए और उसको बॉक्स भी करना है, ठीक है। सो 19 टर्म ऑफ AP इज 115। थोड़ा मैं इधर आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जो भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उधर मैंने कंक्लूसिव स्टेटमेंट या प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो बोर्ड के रूल के हिसाब से जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है वो आप उधर ऐड कर दो, जैसे कि इधर आएगा 19th टर्म ऑफ गिवन AP इज 115, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि इधर आपको ऑलरेडी एक AP दिया है और इस AP का क्वेश्चन क्या है, देखो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560, मतलब आपको इधर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ के लेना है। इसके न्यूमेरिकल में पूछा था कि AP का 19th टर्म कौन सा है, कि 19th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है, मतलब इस स्लाइड का जो लास्ट न्यूमेरिकल है, इधर आपको पूछा है कि ये जो AP है 2 11 20 चलता रहेगा, कभी तो इधर 560 आने वाला है। 560 is one of the value of that AP, one of the term of that AP. So 560 किधर बैठा है, इसका पोजीशन क्या है वो हमें निकालना है, मतलब इधर मेरे को चाहिए इसका n, ये ध्यान में रखना है। तो n निकालना है, अगेन tn का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझ के ले लो कि tn का फॉर्मूला कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ n टर्म एज वेल एज रिटर्न पोजिशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टर्म। n भी दे सकता है एंड n टर्म भी दे सकता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी के न्यूमेरिकल इधर हमने टारगेट किया। तो इधर क्या करना है, देखो AP का अगेन गिवन डेटा में क्या क्या है, A है हमारे पास दैट इज T12, D है 11 - 2 9, T2 - T1, करेक्ट। और क्या चाहिए, TN हम पकड़ेंगे 560, क्योंकि इस AP का nth टर्म 560 है, किधर बैठा है उसके लिए n, मतलब फॉर्मूला तो है आपके पास Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो इस टर्म के लिए n क्या है वो पूछा है, 560 किधर बैठा है, तो 560 Tn का वैल्यू हम पकड़ा है, करेक्ट ना। तो ये क्या बनेगा, A का वैल्यू है 2 + n-1, n वैसे ही रखेंगे हम -1, D कितना है हमारे पास 9, ठीक है। तो आप ये +2 उधर शिफ्ट कर दो, वो 560 - 2 हो जाएगा। अगेन इधर बचा क्या, n-1 इंटू 9, 560 में से 2 गया, कितना बचेगा 558, करेक्ट ना। तो ये बनेगा n-1 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 9, इधर आके क्या करो डिवाइड बाय 558 ना, 558 अपॉन 9, ठीक है। ये बनेगा n-1 का वैल्यू, 9 से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 6 आर 54, करेक्ट, एंड 9 2 आर 18, मतलब ये बना 62 इज इक्वल टू n-1, -1 उधर शिफ्ट करके क्या बनेगा +1, तो ये बनेगा n का वैल्यू, n क्या है 62 + 1, 62 + 1 कितना बना 63 मीनिंग है। सो इधर मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था कि इस AP में जैसे 2 है, उसके बाद 11 है, वैसे 20 है, ऐसे ही जाओगे तो आपको मिलेगा 560, जो कि n बता रहा है कि 63rd पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज वैल्यू ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टर्म n, सॉरी, ठीक है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे AP में। सेविंग और इसका भी एक क्वेश्चन आता है, आइडियली वो भी शायद हम कवर करेंगे। इधर नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, खुल जा सिम। सो एक दो न्यूमेरिकल है, आई गेस ये दो लास्ट रहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये भी हम ट्राई करेंगे अभी सॉल्व करने का, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन द सेकेंड लास्ट जो न्यूमेरिकल है इस कैटेगरी में, तो है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ AP's 3300, वी हैव टू कैलकुलेट 28 टर्म, ठीक है। 28 टर्म आपको निकालना है, ठीक है। सो नाउ 28 टर्म के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा आउट ऑफ वे में जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड वाला जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर फोकस करो। फाइंड वाला स्टेटमेंट क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट 28 टर्म। अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया 28 टर्म डिनोट कैसे होगा, T28, करेक्ट। 28 टर्म कितना है मालूम नहीं है, पूछा है, तो हम Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये बनता है A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D, करेक्ट क्या। सो T28 कैसे मिलेगा, T28 निकालने के लिए आपको करना है Tn के फॉर्मूला में T28 टर्म,
टीएन का फॉर्मूला आपने टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा ना, तो उसका हेडिंग है nth टर्म। nth टर्म में 28 टर्म निकालना है तो T28 निकालो, ठीक है। सो ये गाड़ी अटकने वाली है हमारी, किधर अटकने वाली है, हमारे पास फिलहाल AP गिवन नहीं है तो A नहीं है मेरे पास, बराबर। लेकिन जब इधर 28 N की वैल्यू है तो 28 माइनस 1 कितना आएगा, 27D। मतलब अभी गाड़ी क्यों अटक गई, हमारे पास फिलहाल A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो TN निकालना है तो A एंड D की ज़रूरत रहती है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड एटलीस्ट कॉमन डिफरेंस, वो तो गिवन नहीं है, तो वो शायद उधर से मिलेगा, किधर से, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स वाला जो स्टेटमेंट है उधर से। तो वो थोड़ा ट्राई करते हैं उधर क्या मिल रहा है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में, उसका हेडिंग है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है देखो टेक्स्ट बुक में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बनता है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला आपके पास जो है वो है हाफ ऑफ एन, दैट इज n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास, और आपको मालूम है, आपको दिया है एस सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, एस ऑफ 55 कितना है, 3300, करेक्ट। तो हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यू है एस ऑफ 55, एस ऑफ 55 क्या बनेगा, एस ऑफ 55 के बनेगा 55/2, क्योंकि एन के जगह हम क्या डालेंगे 55। फिर से ए का वैल्यू फिलहाल तो नहीं है, 2a प्लस अगेन 55 माइनस 1 एन के जगह इधर मैंने डाला तो क्या बनेगा 54 इंटू डी, ठीक है ना, 2a प्लस 54 इंटू डी, ठीक है। सो ये जो एस ऑफ 55 वैल्यू है वो हम डालेंगे इधर, क्या बनेगा 3300, करेक्ट। उसके बाद ये बनेगा 55/2 एज इट इज। अभी 2a प्लस 54d है जो है, उसमें से सपोज मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है, 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा, इंटू 2 कॉमन निकाला तो बचेगा a प्लस 2a में से 2 बाहर गया, a बचा, 54 में से भी 2 बाहर गया तो 27 बचा, इंटू डी, करेक्ट क्या, ठीक है। ये 2 बन गया कैंसिल, ठीक है। सो बचा क्या अभी, 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू ए प्लस 27d। थोड़ा नज़दीक जा रहे हैं हम, a प्लस 27d का वैल्यू इधर मिलेगा जो कि हम डायरेक्टली इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इधर क्या बचा, 3300/55 इज इक्वल टू a प्लस 27d, 3300/55, आपका वैल्यू आ रहा है आइडियली 60, ठीक है। मतलब आप करके देखो कैलकुलेशन। सो ये बनेगा 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। ये सपोज मैंने फर्स्ट नंबर या इधर ऑलरेडी मैंने फर्स्ट डे इसको दिया सेकेंड, तो a प्लस 27d का वैल्यू एज इट इज उठाओ इधर डाल दो, फ्रॉम 2 आप क्या बोल सकते हैं, T28 इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये मिला आपको आंसर, ठीक है, फ्रॉम 2 ऐसा आप डाल सकते हो, फ्रॉम 2, ठीक है। सो आप थोड़ा देखो, एक बार प्रैक्टिस करो ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की, और ट्राई करो जितने न्यूमेरिकल्स आपको थोड़ा फार गो थ्रू कर सकते हो उतना करो, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस वीडियो में ही हमने बताया था कि ये चैप्टर का मेन आइडियली एप्लीकेशन जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग भी आइडियली वैसे ही है, लेकिन इधर भी आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाते हो तो उसका आंसर आप एपी से निकाल सकते हो, जैसे कि वो सीक्वेंस एपी में जा रहा है। तो इधर आपको बोला है कि इन महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन फर्स्ट डे, 40 ऑन सेकेंड डे, 60 ऑन थर्ड डे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है कविता ने, वो कविता का फर्स्ट डे पे इन्वेस्टमेंट है ₹20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह आप लिखो अच्छे से, इन्वेस्टमेंट मेड बाय कविता इज डैश डैश वगैरह। इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल अमाउंट। एक स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, टोटल वर्ड आता है तो वो न्यूमेरिकल जाता है एसएन की तरफ। व्हाट वुड बी हर अमाउंट ऑन 28 डे या 20 डे ऑफ फेब्रुवरी, ऐसा रहेगा तो वो टीएन की तरफ जाएगा। लेकिन जब तक टोटल समेशन की तरफ न्यूमेरिकल जाएगा तो एस ऑफ एन आपको यूज करना है। तो उधर पूछा है ऐसे ही उसने सेविंग किया, देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। में फेब्रुवरी 2020 में उसका सेविंग कितना बनेगा। सो उसका जो सेविंग है वो है 2, 20, 40, 60 ... राइट। एंड इधर आपके पास फेब
2020 आइडियली आता है लीप ईयर, ठीक है, मतलब इसके फेब्रुवरी में फेब के नंबर ऑफ डेज रहेंगे 29, ठीक है, 365 डेज आइडियली ईयर में रहते हैं, लेकिन आपको ईयर का कुछ कंसिडरेशन नहीं, इधर फेब्रुवरी मंथ का पूछा है, ठीक है। सो इधर आपको ध्यान में रखना है कि एस ऑफ 29 हमें निकालना है, ठीक है। सो क्या क्या है हमारे पास, ये जो उसका इन्वेस्टमेंट है या उसने जो सेविंग किया है वो जा रहा है एपी के अंदर, तो इधर T1 मतलब ए आपका बनेगा 20, डी मतलब बनेगा 40 माइनस 20 या 60 माइनस 40, कितना भी करो वो भी आने वाला है 20। उसके बाद हमें निकालना है एस ऑफ 29, ठीक है, क्योंकि सम पूछा है, टोटल सेविंग पूछा है एंड फेब्रुवरी 2020 का पूछा है, ठीक है। सो S29 का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी वो रेफरेंस है जिसके इधर आप डाल सकते हो n/2, n मतलब ही आपका है 29 अपॉन 2, करेक्ट, 2a प्लस दैट इज 2 इंटू 20, करेक्ट क्या, प्लस n-1 मतलब 29 माइनस 1 कितना आने वाला है 28, ठीक है, 28 इंटू वैल्यू ऑफ d कितना आएगा, d भी हमारा है 20, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ठीक है। सो ये बना 29 अपॉन 2 में वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल 40, ये बना 28 2 जार 56, एक ज़ीरो ऐड हो गया, तो ये बना 29 अपॉन 2 अपॉन ये बनेगा आपका 600, ठीक है। सो 2 1 जार ये 300, ठीक है। सो आपको निकालना है 29 इंटू 300, अभी 29 3 जार आप करोगे तो भी आपको पता चलेगा। सो 25 3 जार आपका आता है 75 और 30 3 जार 90, सो 29 3 जार 87, ठीक है। तो 8700 उसका टोटल निकलेगा सेविंग एस ऑफ 29। अगेन कंक्लूजन आपको लिखना है कि बेसिकली आप बोल सकते हो कि द टोटल सेविंग ऑफ कविता इन फरवरी 2020 कितना आ रहा है 8700। सो ये अभी तक हो गया हमारे चैप्टर 1 2 3 का एक रिवीजन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। अभी हमारा है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको पूछा है फर्स्ट, इधर जो न्यूमेरिकल आएंगे दो कैटेगरी में, एक तो प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट के वैल्यू में आपको दिया रहता है एक बार आइडियली टोटल वैल्यू निकालना है, जीएसटी का रेट निकालना है, एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल, एंड सेकंड कैटेगरी में जाता है शेयर्स के न्यूमेरिकल। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे। अगेन आई गेस वी हैव टोटल 4 to 5 न्यूमेरिकल्स इस कैटेगरी में, वो हम थोड़ा इधर ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके देखो इधर क्या बोला है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹200। शेयर आपको ध्यान में रखना है, शेयर का परचेज सेल दोनों मार्केट वैल्यू पे होता है, वेयर द डिविडेंड ऑफ शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू का आइडियली रोल बनता है दो ही सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए एक, सेकंड मार्केट वैल्यू डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी मार्केट वैल्यू आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा, मतलब फेस वैल्यू दिया रहेगा, उसका प्रीमियम के साथ रिलेशन, डिस्काउंट के साथ रिलेशन, तो एमवी निकालो, अदरवाइज डिविडेंड के लिए आप यूज करो। तो इधर बोला है एमवी आपको गिवन है, एमवी इज इक्वल टू 200 एंड ब्रोकरेज रेट दिया है आपको। ब्रोकरेज आपको मालूम है नहीं तो थोड़ा बताता हूं, ठीक है ना। व्हाट इज ब्रोकरेज, देखो कि जब आप कोई भी शेयर सेल या परचेस करोगे, सपोज मेरे को शेयर लेना है, तो मेरे को पहले क्या करना है कि इधर एक्सचेंज रहता है, एक्सचेंज में आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, मतलब शेयर डायरेक्टली किसी शॉप में नहीं मिलेगा। नाउ इधर एक इंटरमीडिएट लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म, कोई आदमी रहता है जो क्या करता है, आपको शेयर एक तो परचेस या सेल करके देता है। इसको आइडियली आप बोलते हो ब्रोकर, एंड ब्रोकर आइडियली करता है सर्विस चार्ज, जिसको आप बोलते हो ब्रोकरेज, ठीक है। नाउ ब्रोकरेज में ध्यान में रखना है आपको कि ब्रोकरेज का रेट गिवन रहेगा, वी हैव टू अप्लाई द ब्रोकरेज रेट, ठीक है। तो ब्रोकरेज पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे तो किसी न्यूमेरिकल में ब्रोकरेज पे जीएसटी भी अप्लाई होता है। तो शेयर मेरे को लेना है तो मार्केट वैल्यू तो देना ही है, प्लस मेरे को क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज, प्लस मेरे को क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी। शेयर मेरे को सपोज सेल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
ब्रोकर को बताना पड़ेगा भाई मेरा शेयर ये बेच के दे, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको इस मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट शेयर बेच के देता हूँ, लेकिन मेरे को मेरा सर्विस दैट इज ब्रोकरेज दे दो। वो तो क्या हम क्या बोलेंगे, भाई तो तू पहले शेयर बेच, मैं तेरे को जो अमाउंट है जो मिलेगा उसमें से काट के दे दूंगा, मतलब वो माइनस करेंगे एंड जीएसटी के उसके ऊपर जो अमाउंट रहेगा वो भी वो ले लेगा। सो अभी फिलहाल तो परचेस वैल्यू पूछा है, मतलब सेल एंड परचेस में से इधर जो टारगेट हुआ है वो है परचेस प्रोसेस। अभी परचेस में आपको ब्रोकरेज को ब्रोकरेज देना पड़ेगा, सॉरी ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ब्रोकरेज का रेट आपके पास है 0.3%, तो हम निकालते हैं कि इसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू पे ही निकालना है। सो ब्रोकरेज कितना होगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ 200, ठीक है, मतलब ये हो गया 0.6, 0.6 मतलब ऑलमोस्ट 60 पैसे है वो, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे कैलकुलेट, देयरफॉर परचेस वैल्यू क्या रहेगा, परचेस वैल्यू रहेगा आपका आइडियली मार्केट वैल्यू तो देना ही है, चाहिए तो फॉर्मूला आप बनाओ, क्या है मार्केट वैल्यू तो में देना ही है, और दूसरा क्या देना पड़ेगा आपको, ब्रोकरेज, ठीक है। सो 200 जो आपका मार्केट वैल्यू है प्लस ब्रोकरेज को देना पड़ेगा, भाई ने बोला कितना देना है, भाई बोल रहा है 0.6 मतलब 60 पैसे। सो 200 रुपीज़ एंड 60 पैसे इतना आपका उसका क्या रहेगा, परचेस कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल जो कैटेगरी आपको आना है वो आइडियली रेट ऑफ रिटर्न आरओआर पे आ सकता है। आरओआर का न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान में रखना है कि आरओआर का आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर कितने परसेंट में आपको रिटर्न मिल रहा है। सपोज मैंने 100 रुपया डाला और मेरे को 150 मिल रहा है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज 50% मेरे को रिटर्न में मिल रहा है, ये उसका मीनिंग है, ठीक है। तो इधर देखो आपका 50 शेयर्स बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स ये, फेस वैल्यू 10 वेयर परचेस फॉर मार्केट वैल्यू ₹25, ठीक है। अभी फेस वैल्यू का इधर रोल क्या बनेगा, मैंने पहले ही बोला आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू का यूज करो, और शेयर का सेल परचेस पे जाना है तो आपको मार्केट वैल्यू कंसिडर करना है। रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 30%, कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसके पास 30% का जो डिविडेंड है वो शेयर में इन्वेस्टर को वो देने वाली है। देन फाइंड, पहले पूछा है सम इन्वेस्टेड। अभी सम इन्वेस्टेड मतलब क्या, कि ये शेयर खरीदने के लिए टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहेगा, वो तो इजी है, कैसे निकालोगे आप, सम इन्वेस्टेड मतलब क्या, मेरे को शेयर का मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा इनटू मेरे पास मेरा एम क्या है, कितना मैं शेयर लेने वाला हूँ, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब मेरे को शॉप में जाना है और मेरे को पूछा है कि भाई पैसा कितना इन्वेस्ट करने वाले हो उस चीज़ के लिए, तो मेरे को क्या लगेगा, उस चीज़ की प्राइस कितनी है और मेरे को उसके कितने क्वांटिटीज़ खरीदना है। सेम है, मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट में शेयर खरीदने वाला हूँ तो मार्केट वैल्यू इसका कितना है 25 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 50, ठीक है। सो 125 और ये बनेगा 0, ठीक है। सो आपका आइडियली ये बनता है 1250 सम इन्वेस्टेड, ठीक है, सॉरी ठीक है। दूसरा पूछा है डिविडेंड रिसीव्ड। अभी डिविडेंड पर शेयर पहले निकालेंगे एंड टोटल डिविडेंड रिसीव्ड हम पे जाएंगे, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव मतलब क्या, कि मेरे को एक शेयर के अगेंस्ट कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो आइडियली जब आपके पास, पहले मैं निकालूंगा डिविडेंड पर शेयर, ये क्यों निकालेंगे, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कुछ तो 50 है, लेकिन एक शेयर मेरे को कितना डिविडेंड दे रहा है वो तो पता चलना चाहिए। तो डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या, एक शेयर खरीदने के बाद सपोज 50 की जगह मैंने एक ही शेयर खरीद लेता तो उसका कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो वो निकालने के लिए एक ध्यान में रखना चाहिए, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, नॉट की मार्केट वैल्यू, राइट। तो इधर मैं निकालूंगा कितना परसेंट है रेट, कंपनी डिक्लेयर 30% ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है, सॉरी फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, ठीक है। सो 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया, करेक्ट। सो उड़ाओ 0 वो तो इजी है आपका, बराबर ना। सो इधर मिल रहा है 3 रुपीज़, ठीक है। ₹3 क्या है, एक शेयर का डिविडेंड। ऐसे हमारे पास कितने शेयर्स है, डिविडेंड ऑफ
50 शेयर्स, मतलब 50 क्वांटिटीज है, ऐसे एक शेयर के लिए 3 रुपीज, तो ये बना 150, ठीक है, डिविडेंड ऑफ 50 शेयर्स, ठीक है। सो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में ध्यान में रखो कि यूनिट जैसे उधर रुपीज लिखा है, सो सम इन्वेस्टेड में भी आपका आएगा रुपीज, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के आगे जो आपको पैसा मिलने वाला है एक्स्ट्रा, वो भी 3 रुपीज है। तो ये मीनिंग समझ के ले लो कि जब फॉर्मूला करते हो तो फॉर्मूला में टर्म्स भी ध्यान में रखना है। एंड डिविडेंड ऑफ 50 शेयर्स हमारा आया था ₹150, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास फिलहाल है, जो कि आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे भी ROR। सो एक ध्यान में रखो, रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज इन परसेंटेज। सो जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, तो शॉर्टकट में इधर थोड़ा ले रहा हूँ, ROR का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, ठीक है, रिसीव्ड, मतलब कितना डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड, ऐसा आप बोल सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ मैं, मतलब आपने कितना पैसा डाला है, इनटू 100, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये INV। सो थोड़ा इधर उधर स्पेलिंग का हो सकता है, स्पीड में ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। सो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड का आइडियली आपका जो है अमाउंट कितना मिला है, डिविडेंड ऑफ 50 शेयर्स दैट इज 150, अपॉन इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है 1250 बराबर क्या, इनटू 100, करेक्ट। सो ये चाहिए तो 0 उड़ाओ, ठीक है। 150 इंटू 10 मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है आइडियली 12, ठीक है। ROR परसेंट में होता है, तो कंक्लूड करते वक्त द रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, आपको ध्यान में रखना है। सिंप्लीफिकेशन आप थोड़ा करके देख सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। सो नाउ लास्ट या और एक दो न्यूमेरिकल से, जैसे कि इधर बोला आपको द टोटल वैल्यू विद GST, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ऐसा आने का चांस है, जैसे कि टोटल वैल्यू दिया रहेगा तो टैक्सेबल वैल्यू निकालो। तो रिमोट कंट्रोल टॉय कार का एक टोटल वैल्यू आपको दिया है, जो कि उसका टोटल अमाउंट है 2360, कि जब मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू सपोज मैंने पकड़ा X, एंड इसके ऊपर 18% GST कैलकुलेट होने वाला है। 18% GST 18%, लेकिन किसका, X का। तो टोटल मिला के क्या होगा 2360, ऐसा बिल बनता है, राइट। तो सेम न्यूमेरिकल में हमें पूछा है कि टोटल वैल्यू 2360 है, GST पकड़ा, उसका जो चीज है क्या इधर लिया है रिमोट कंट्रोल टॉय कार, दोनों का कंपोजिशन मतलब GST प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना बना 2360। तो हमें पूछा है, एक एक्टिविटी में नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दैट टॉय कार। तो कैसे बनेगा देखो, सपोज मैंने इधर लिखा कि टोटल वैल्यू जो है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, करेक्ट। क्या टैक्सेबल वैल्यू में GST ऐड कर दो तो क्या बनेगा, टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, करेक्ट। तो टैक्सेबल वैल्यू फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, सो मैंने सपोज ऐसे लिखा, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X, ठीक है। जो प्रोडक्ट है रिमोट कंट्रोल टॉय कार का, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना पकड़ा हमने X, तो क्या बनेगा वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस 18% GST, किसका 18% ऑफ उसी अमाउंट का, ये दोनों मिला के कितना होने वाला है 2360, ठीक है। अभी 2360 आप जब ऐड करोगे टोटल तो कैसे बनेगा, X प्लस ये बनेगा 18% ऑफ X इज इक्वल टू 2360, करेक्ट। तो ये क्या बनेगा, X प्लस 18% कैसे बनेगा, 18% ऑफ X दैट इज 18X बराबर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2360। सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे तो, करेक्ट। और ये सॉल्व करोगे LHS तो क्या बनेगा, 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2360, ठीक है। नाउ 100x प्लस 18x कितना होगा 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2360। एट द एंड हमें x मिलेगा तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा, तो x को उधर रखो, बाकी सब इधर शिफ्ट करने का ट्राई करो। ये डिवाइड बाय 100 आके होगा मल्टीप्लाई बाय 100 2360 को, एंड 118x जो उधर आके 118x मल्टीप्लाई होने वाला है, एक स्टेप में थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो 118x मतलब 118 इंटू एक्स, तो इधर आके वो होगा डिवाइड, ठीक है, x का वैल्यू जब निकालोगे तो ये बनेगा 100 200 18 18 36, ठीक है। सो 1 जार, उसके बाद इधर ये 2 और ये 0, और ये बनेगा
2000, ठीक है। सो x बना 2000, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू जो बना वो बना आपका कितना, ₹2000। यूनिट एंड कंक्लूजन भूलना नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक और न्यूमेरिकल। उसके बाद इधर तो आपको दिया है शेयर का, लेकिन इधर अभी दिया है सेल प्रोसेस। इसके पहले हमने देखा था परचेस वाला, तो सेल में ध्यान में रखो कि ब्रोकरेज को उसका जो ब्रोकर को जो उसका ब्रोकरेज है वो हमें माइनस करके हमारा पैसा मिलने वाला है। तो इधर फर्स्ट निकालेंगे मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, ₹2000, करेक्ट। उसके बाद क्या दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज गिवन है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.5%, ठीक है। अभी रेट ऑफ ब्रोकरेज मालूम है तो वो अमाउंट में कितना होगा वो निकालो, रेट ऑफ ब्रोकरेज के बाद ब्रोकरेज निकालो। सो ब्रोकरेज कितना मिलेगा, उसको मिलना है 0.5% ऑफ कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है शेयर का, 0.5% ऑफ ₹2000, करेक्ट। दैट इज 0.5% ऑफ 2000, ऐसे लिखना है, ठीक है। सो आप जब ये कैंसलेशन करोगे, आइडियली 5 2 10, 100 और ये डेसिमल पॉइंट है तो ये ₹10 होने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों को डिफिकल्टी है, ध्यान में रखो कि पॉइंट में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है तो पॉइंट नहीं ऐसे कंसीडर करो। तो ये होगा 5 × 20 होता है 100, लेकिन 100 में अभी अपने डेसिमल पॉइंट देखा तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इधर पर डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, एक डिजिट। तो आंसर कितना आने वाला है, 10। नाउ ये 10 क्या आ गया हमारा, ₹10 इज अ ब्रोकरेज। मतलब जो ब्रोकर भाई है वो क्या बोलेगा हमें कि ये शेयर मैं आपको सेल करके देता हूँ, मेरे को कितना चार्जेस देना है आपको, ₹10। तो सेलिंग प्राइस पूछा, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। मतलब ये शेयर बेचने के बाद पैसा कितना मिलेगा, पूरा के पूरा 2000 तो नहीं मिलेगा। ब्रोकर क्या बोलेगा कि मेरा ब्रोकरेज उसमें से दे दो। हम क्या बोलेंगे, ठीक है कितना हो गया, ₹10। तो वो क्या बोलेगा, 2000 में से ₹10 मेरा है, बाकी सब आपका है। तो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 2000। मतलब अमाउंट जो आपका मार्केट वैल्यू है माइनस ब्रोकरेज, MV माइनस ब्रोकरेज, तो ये होगा ₹1990, ठीक है। ये आपका है आंसर, ठीक है। सो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आपको थोड़ा देखना है जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, मतलब आपका थोड़ा क्विक रिवीजन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद हम ये वाला सेशन वाइंड अप करेंगे। 2 चैप्टर्स बचते हैं, 5th एंड 6th। आई गेस 1 2 3 4 थोड़ा प्रैक्टिकली आपको उसका हमें गाइडेंस देना था, लेकिन 2 रिमेनिंग चैप्टर पे भी हम सेशन 2 डालेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा टारगेट करेंगे कि 1 2 3 4 पे जिन लोगों को या जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी है उनके लिए वीडियो हमने शूट किया था। तो 5th प्रोबेबिलिटी एंड 6th स्टैटिस्टिक्स जिनका हुआ है तो वो अपना टाइम ज़्यादा, ये लास्ट मोमेंट का रिवीजन है तो सेकेंड वीडियो आपको रेफर करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज 1 2 3 4 के पॉसिबल कैटेगरीज वाले क्वेश्चंस हमने आज कवर किया, तो ये लास्ट 3 न्यूमेरिकल देख के आज रुकते हैं, ठीक है। सो क्या दिया देखो, द टैक्सेबल प्राइस ऑफ वाटर प्यूरिफायर इज ₹8000। इधर आपको दिया है रेट ऑफ CGST 6% एंड पूछा है द फाइंड द टोटल GST प्रिंटेड, अमाउंट ऑफ GST पूछा है, ठीक है। तो एक ध्यान में रखो, रिलेशन तो आपको मालूम रहेगा, ठीक है। गिवन जो है उसमें टैक्सेबल वैल्यू है आपके पास, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू है कितना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वाटर प्यूरिफायर है ₹8000, ठीक है। रेट ऑफ CGST कितना है, 6%, ठीक है। तो रेट ऑफ CGST इक्वल रहता है रेट ऑफ HGST एंड दोनों मिला के बनता है रेट ऑफ GST, बराबर ना। देयरफॉर रेट ऑफ GST कितना हो गया, 6 + 6% मतलब 12%। सो हमें पूछा है GST कितना टैक्स इनवॉइस में दिखा रहेगा कि 12% ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अमाउंट, बराबर ना। तो हम निकालेंगे क्या, देयरफॉर GST निकालना है तो आपको सिर्फ करना है 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। आप पूरा लिखो, मैं थोड़ा TV वगैरह लिख रहा हूँ, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। सो 12% ऑफ कितना, 8000 का, ठीक है। सो अगेन 0 0 कैंसिल, 12 8 96 और 1 0, सो रुपीज बन गया कितना, 960। सो GST कितना इनवॉइस पे आया रहेगा, 960। कभी कभी न्यूमेरिकल थोड़ा खींच सकते हैं ये लोग, उधर पूछा रहेगा व्हाट इज द
टोटल वैल्यू ऑफ दैट वाटर प्योरीफायर, तो 8000 में आप आपका 960 ऐड कर दो, अभी इधर पूछा नहीं है। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल में आपको पूछा है, पुष्पमाला हैज इन्वेस्टेड ₹24,000, 24,000 वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, इन्वेस्टेड बोला है मतलब किया है, एंड परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 एट प्रीमियम ऑफ ₹4, मार्केट वैल्यू एक्सपोज नहीं हुआ है, हमें वो निकालना है। तो इधर गिवन में आपको क्या क्या दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड भी आप बोल सकते थे, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितने का कर रहे हैं वो लोग 24,000 एंड मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दिया नहीं है, शेयर सेल शेयर परचेस एमवी पे होता है, एफवी पे नहीं होता, एफवी का रिलेशन सिर्फ डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए आता है, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू निकालना है तो 3 रिलेशन रहते हैं, मार्केट वैल्यू निकालना है, एफवी प्लस प्रीमियम रहेगा तो दोनों का एडिशन करो, मार्केट वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्या देखो एफवी के साथ प्रीमियम दिया है तो दोनों का एडिशन करना है, तो आपको मिलता है एमवी, एफवी दिया है, डिस्काउंट दिया है तो आपको करना है माइनस, ठीक है, तो मिलता है आपको मार्केट वैल्यू, एंड पार बोला रहेगा, पार इसका सिंपल मीनिंग है एफवी एंड एमवी दोनों भी कैसे रहेगा, सॉरी एफवी एंड एमवी दोनों रहेगा इक्वल, पार रहेगा तो एफवी एमवी दोनों सेम रहेगा। तो अभी तो न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला है इधर प्रीमियम, तो हम देखेंगे एडिशन वाला सिनारियो, ठीक है। सो एमवी कैसे मिलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम बराबर, फेस वैल्यू कितना है 20 + 4 कितना हो गया ₹24, मतलब मार्केट के हिसाब से इसका भी वैल्यू कितना है ₹24। सो एक शेयर लेना है तो ₹24 लगेगा, ऐसे आपके पास कितने पैसे 24,000 है। सो एक ध्यान में रखो कि सपोज एक मेरे को पेन लेना है, पेन का प्राइस सपोज ₹10 है और मेरे पास ₹50 है, तो मैं 5 पेन्स ले सकता हूँ। सेम आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि एक शेयर का अमाउंट है ₹24 और आपके पास 24,000 है, ठीक है। सो आपको करना है नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला भी आप इधर यूज कर सकते हो या डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है दैट इज सम इन्वेस्टेड या टोटल इन्वेस्टमेंट यूज करो क्योंकि मैंने वो यूज किया है वर्ड अभी ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट है 24,000, मार्केट वैल्यू है 24, ये हो गया 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये रुपीज़ नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1000 आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ इस सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल जो आइडियली इधर आपको क्या पूछा है, देखो आरोग्य मेडिको पेड जीएसटी, अभी एक ध्यान में रखो कि इधर ये मेन क्वेश्चन है फाइंड जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल के पहले आपको मालूम होने चाहिए 2 कॉन्सेप्ट, एक इनपुट टैक्स एंड दूसरा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो आइडियली होता है वो होता है परचेस प्रोसेस में, मतलब क्या, आउटपुट टैक्स आइडियली होता है सेल प्रोसेस में। अभी दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि सपोज मैं एक कोई ट्रेडर हूँ, ट्रेडर इन द सेंस कि मेरे पास एक कोई बिजनेस है एंड मैंने एक चीज़ मार्केट से पहले लाया है क्योंकि मेरे को किधर तो बेचना है मेरे बिजनेस में, और इस चीज़ के लिए सपोज मैंने ₹100 ऑलरेडी जीएसटी दिया है, कितना ₹100, क्योंकि मेरे को जब शेयर नहीं वो चीज़ लेना है तो मेरे को उसके पैसे देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसका तो अमाउंट दे दिया प्लस जीएसटी भी दे दिया, और वो मैंने चीज़ लाई मेरे शॉप में, मैंने वो बेच दिया किसी दूसरे लोगों को। तो मैंने जब ये चीज़ खरीदी था तो उस टाइम मैंने कुछ अमाउंट पे किया है और उसके ऊपर जीएसटी पे किया, दैट इज जीएसटी पेड एट ए टाइम ऑफ परचेस, मतलब मैंने खरीदा, परचेस किया एक चीज़ और उसके साथ मैंने जीएसटी दिया, परचेस किया। परचेस प्रोसेस में जो जीएसटी आप देते हो टैक्स इनपुट है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं इधर कंसिडर करना है, आपको क्या कंसिडर करना है, परचेस प्रोसेस में जो आप टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, इनपुट किया आपने, राइट। अभी मैंने तो वो चीज़ कितने का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने ₹100 जीएसटी पे किया, ठीक है, एंड उसके बाद वही चीज़ मैंने बेचा। अभी सपोज मेरे शॉप है, मेरे शॉप में उसको किसी क्लाइंट को मैंने बेचा, किसी कंज्यूमर को बेचा, तो श्योरली मैं जब
चीज़ खरीदता हूँ उससे ज़्यादा अमाउंट में तो मैं बेचूंगा, मेरे को प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो जो जीएसटी है वो भी थोड़ा बढ़ के मिलेगा मेरे को, क्योंकि चीज़ का प्राइस तो बढ़ा है। सपोज वो चीज़, सेम चीज़ थोड़े ज़्यादा अमाउंट से बेचा मैंने, एंड उसके ऊपर 150 रुपीज़ का मैंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया। सो द टैक्स विच इज कलेक्टेड एट अ टाइम ऑफ सेल, उस सेल के टाइम जब आप टैक्स कलेक्ट करे हुए तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। नाउ जीएसटी पेएबल मतलब क्या, जो प्रोडक्ट था उसका ट्रेड खत्म हुआ, परचेज भी हो गया, सेल भी हो गया, राइट। नाउ अभी मेरे को जीएसटी पूरा फाइनल देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए, वो मैं कितना देने वाला हूँ, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि एट द एंड वो जो प्रोडक्ट था वो कितने को बेचा गया, कंज्यूमर के पास जो स्लिप गया है, कंज्यूमर के साथ के पास जो इनवॉइस गया है, उसमें वो अमाउंट जीएसटी का कितना है, तो वो है 150 रुपीज़, राइट। कि कंज्यूमर को जो बिल मिला है उसमें वो जीएसटी कितना है, 150। नाउ ये अमाउंट उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मेरे को पे करना है ना। 150 में से तो 100 में तो दिया है ना, मतलब परचेस के वक्त ही मैंने पे कर डाला है, तो मैं पूरा 150 फिर से नहीं डालूंगा। अभी पहले ही 100 डाला है, फिर से 150 डाला तो 250 हो जाएगा, हमारा ही लॉस है। तो ये जो 150 मैंने कलेक्ट किया है उसमें से मैं 100 माइनस करूंगा, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा उधर, क्योंकि 150 मेरे को मिला, 150 मिला लेकिन 100 मैंने ऑलरेडी दिया है। सो इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करके मैं 50 रुपीज पे करने वाला हूं। ये रहता है जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल में सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है विच इज आउटपुट टैक्स, विच इज इनपुट टैक्स, ठीक है। तो इधर उन्होंने दिया है पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 2,07,000, ठीक है। सो इधर मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं जीएसटी देखो फर्स्ट, जीएसटी पेड, ठीक है। पेड कब करूंगा मैं, पेड परचेस के वक्त, एट टाइम ऑफ परचेस, सॉरी, एट ए टाइम ऑफ परचेस इज इक्वल टू, परचेस के वक्त टोटल जीएसटी पेड, टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 2,07,000 दिया है, करेक्ट। एंड जीएसटी जो आप जीएसटी पेड करते हो उसको आप क्या बोलोगे, इनपुट टैक्स, बराबर। क्या अभी हमने देखा। दूसरा क्या है, जीएसटी कलेक्ट होगा, कलेक्ट कब होता है, वो कलेक्टेड एट अ टाइम ऑफ सेल। सेल जब करोगे चीज तो जीएसटी कलेक्ट होने वाला है, तो वो कितना हुआ है उसको आप बोलोगे आउटपुट टैक्स, बराबर, आउटपुट टैक्स, ठीक है। सो आईपी ऐसे ध्यान में रखना, आईपी, आई मतलब इनपुट टैक्स कब होता है, परचेस के वक्त, तो बचा क्या, सेल के वक्त क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स। सो वो कितना है, रुपीज इन्होंने दिया है 2,22,000, 2,22,000, करेक्ट। सो फॉर्मूला आपको मालूम है, सॉरी 2,22,200, एक थोड़ा करेक्शन करता हूं मैं न्यूमेरिकल में, 2,22,200 कितना अमाउंट है जीएसटी का आउटपुट टैक्स में, 2,22,200। सो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स भी बोल सकते हो, आईटीसी भी बोल सकते हो, मतलब है क्लेम करने वाले कि मैं वो अमाउंट पूरा नहीं दूंगा, ऑलरेडी मैंने पे किया है परचेस के वक्त, तो मैं वो माइनस करूंगा, तो ये बनेगा 2,22,200 माइनस 2,07,000, ठीक है। ये अमाउंट आपका आइडियली आने वाला है 500, ये वाला दो में से एक 21,500 समथिंग, ठीक है। सो एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए उसके बाद। सो ये आएगा आपका जीएसटी पेएबल। सो ये था आपका आइडियली लास्ट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिधर हमने ऑलरेडी जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर किया है। मैंने ऑलरेडी बोला कि इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, 4 के हमने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो बनाए, इधर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम पे हमने फोकस नहीं किया है। सेकेंड थिंग 5th एंड 6th दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए हम एक और वीडियो शूट करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन उधर मीडियन निकालना, मोड निकालना, मीडियन का मीडियन क्लास डिफाइन करना, मोड के लिए मॉडल क्लास डिफाइन करना, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
स्टैटिस्टिक्स में पाई डायग्राम रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए एक दो क्वेश्चंस कैटेगरी हम देखेंगे। तो ये आइडियली आप थोड़ा इस न्यूमेरिकल से गो थ्रू कीजिए, और जो बच्चे वेट कर रहे हैं 5th एंड 6th कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको 5th एंड 6th की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हम वो शूट करके आपको भेजेंगे। ठीक है, अच्छे से पेपर लिखिए, कोई ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है। आपका जितना प्रिपरेशन अभी हुआ है उसके ऊपर ट्रस्ट रखो और प्रिपरेशन को अच्छे से एक्यूरेसी में कन्वर्ट करो। ठीक है, कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। फिर से मिलेंगे एक और पार्ट में जिधर हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।